बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की भूगोल का 6वां पाठ विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण से क्या आशय है? कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। तो विनिर्माण जब अधिक मात्रा में एक जैसी वस्तुएं बनाई जाती हैं, उसे विनिर्माण कहा जाता है। निर्माण किसी एक चीज का होता है, जैसे बांध या भवन, पुल, ये सब जो बनते हैं उनका को निर्माण कहा जाता है। विनिर्माण जो फैक्ट्रियों में उत्पादन होता है एक जैसी वस्तुओं का, उसे विनिर्माण कहा जाता है। विनिर्माण उद्योग सामान्यतः विकास की रीढ़ समझे जाते हैं। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक अर्थात दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर हैं। कृषि के लिए उद्योग में बनाए गए औजार और रासायनिक उर्वरक उपयोग में लाए जाते हैं और उद्योगों के लिए कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, ऐसे उद्योग जिनके लिए कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है वह कृषि आधारित उद्योग हैं। जैसे सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम, रबर, चीनी, चाय, कॉफी तथा वनस्पति तेल उद्योग आदि। खनिज आधारित उद्योग, ऐसे उद्योग जिनके लिए कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है वह खनिज आधारित उद्योग हैं। जैसे लोहा तथा इस्पात उद्योग, सीमेंट, एल्यूमीनियम, मशीन, औजार तथा पेट्रो रसायन उद्योग आदि। आधारभूत उद्योग, ऐसे उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं। जैसे लोहा तथा इस्पात, तांबा प्रगलन व एल्यूमीनियम प्रगलन उद्योग। उपभोक्ता उद्योग, ऐसे उद्योग जो सीधे उपभोक्ताओं के लिए उत्पादन करते हैं। जैसे चीनी, दंत मंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन आदि। पूंजी के निवेश के आधार पर उद्योग दो प्रकार के होते हैं, लघु उद्योग और बृहद उद्योग। जिसमें अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए से कम है वे लघु उद्योग और 1 करोड़ रुपए से अधिक निवेश वाले उद्योगों को बृहद उद्योग कहा जाता है। स्वामित्व के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के हैं। सार्वजनिक उद्योग, ऐसे उद्योग जो सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रतिबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग हैं। जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल आदि। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, सार्वजनिक यानी सरकारी। सार्वजनिक मतलब सरकारी, जो सरकारी उद्योग हैं और सरकार के नियंत्रण में रहते हैं वह सार्वजनिक उद्योग। निजी उद्योग जो व्यक्तिगत स्वामित्व में होते हैं। ऐसे उद्योग जिनका संचालन तथा स्वामित्व किसी एक व्यक्ति अथवा कंपनी के हाथ में होता है उसे निजी उद्योग कहा जाता है। जैसे बहुत सारे उद्योग हैं, महिंद्रा, टाटा, बजाज, मारुति, जितने भी कंपनियां हैं, किसी भी कंपनी का नाम हम लिख सकते हैं इसमें। संयुक्त उद्योग, ऐसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलते हैं उन्हें संयुक्त उद्योग कहा जाता है। जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस आदि। फिर है सहकारी उद्योग, ऐसे उद्योग जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथ में होता है उन्हें सहकारी उद्योग कहा जाता है। जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल उद्योग और
अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। सहकारी मतलब कोऑपरेटिव्स। ये अभी हमने इतिहास में पढ़ा भी था। कोऑपरेटिव्स कौन थे? जो लोग मिलकर चीजें बनाते और मुनाफे को अपने द्वारा किए गए काम के अनुसार आपस में बांट लेते थे, वो कोऑपरेटिव्स कहलाते हैं। यही सहकारी उद्योग है जिनमें उत्पादक और श्रमिक साथ में मिलकर उद्योग चलाते हैं और मुनाफे को आपस में बांटते हैं। तो ऐसे उद्योग कहलाते हैं सहकारी उद्योग। भारत का सूती वस्त्र उद्योग देश का अकेला ऐसा उद्योग है जो कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पाद तक की पूरी श्रृंखला में आत्मनिर्भर है। अर्थात केवल सूती वस्त्र उद्योग ऐसा है जो कच्चे माल का उत्पादन भी करता है और तैयार माल तक की पूरी प्रक्रिया में भारत आत्मनिर्भर है, किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है। भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में लगाया गया। हाथ से बनी खादी कुटीर उद्योग के रूप में बुनकरों को उनके घरों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करता है। अधिकांश पटसन उद्योग हुगली नदी के तट पर स्थित होने का क्या कारण है? ये प्रश्न आ सकता है। तो अधिकांश पटसन उद्योग हुगली नदी के तट पर स्थित होने का कारण है, नंबर 1, पटसन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता। वहां हुगली नदी के आसपास ज्यादातर पटसन उत्पादक क्षेत्र हैं। सस्ता जल परिवहन, कच्चे माल की उपलब्धता। वहां कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है, इसलिए भी उद्योग लगे हैं। और कच्चे पटसन को संधारित करने के लिए बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है, जो वहां पर पर्याप्त रूप से उपलब्ध है। तो कच्चे पटसन को संधारित करने के लिए आवश्यक जल भी वहां पर उपलब्ध है। इन्हीं कारणों से हुगली नदी के किनारे अधिकतर पटसन उद्योग लगाए गए हैं। चीनी उद्योग। भारत चीनी के उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ व खांडसारी के उत्पादन में इसका पहला स्थान है। भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है और गन्ना उत्पादन में भी दूसरा स्थान है तथा गुड़ और खांडसारी के उत्पादन में इसका विश्व में पहला स्थान है। चीनी मिलों का 60% उत्तर प्रदेश तथा बिहार में है। लोहा तथा इस्पात उद्योग इस्पात के उत्पादन तथा खपत को एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। लोहा तथा इस्पात उद्योग के उत्पादन तथा खपत को एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। जिस देश में लोहा इस्पात का जितना अधिक उत्पादन और खपत होती है, उस देश को उतना ही अधिक विकसित माना जाता है। भारत में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित हैं। एल्यूमीनियम प्रगलन। भारत में एल्यूमीनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। इसका उपयोग हवाई जहाज बनाने में, बर्तन तथा तार बनाने में किया जाता है। बॉक्साइट एल्यूमीनियम का अयस्क है। एल्यूमीनियम प्रगलन में बॉक्साइट का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। रसायन उद्योग। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में रसायन उद्योग की भागीदारी लगभग 3% है। यह उद्योग एशिया का तीसरा तथा विश्व में 12वें स्थान पर है। सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग में कच्चे पदार्थ के रूप में चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम की आवश्यकता होती है। भारत में पहला सीमेंट उद्योग सन 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा उद्योग है जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, तो है सीमेंट उद्योग।
सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में ट्रांजिस्टर, टेलीविजन, टेलीफोन, कंप्यूटर आदि उपकरण बनाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जो है उसमें टेलीविजन, टेलीफोन, कंप्यूटर आदि उपकरण बनाए जाते हैं। बेंगलुरु को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है। बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने का कारण हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर में निरंतर विकास है। उद्योग 4 प्रकार से प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं: वायु, जल, भूमि और ध्वनि प्रदूषण। ये प्रश्न पूछा जाता है, उद्योगों के द्वारा कितने प्रकार से प्रदूषण हो रहा है। वायु, जल, भूमि और ध्वनि चारों प्रकार का प्रदूषण उद्योगों द्वारा हो रहा है। वायु प्रदूषण क्या है? वायु में अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति को वायु प्रदूषण कहा जाता है। जल प्रदूषण उद्योगों द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अवशिष्ट पदार्थों की नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। तापीय प्रदूषण जब कारखाने तथा ताप घरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण अनचाही ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। अनचाही ध्वनि को प्रदूषण कहा जाता है। यह ध्वनि उत्तेजना व मानसिक चिंता का स्रोत है। जब हमारे कानों में हमारे कर्णप्रिय ध्वनि से अधिक ध्वनि तेज आवाज जो आती है उसको हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरणीय निम्नीकरण या पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम के लिए उपाय। प्रदूषण की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला है विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग तथा जल का पुनर्चक्रण। तो जल का उपयोग कम से कम किया जाए और जल का पुनर्चक्रण किया जाए, उसी जल को दोबारा उपयोग में लाया जाए। वर्षा जल का संग्रहण, वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा वर्षा जल को संग्रहित किया जाए। नदियों व तालाबों में गर्म जल तथा अवशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उनका शोधन किया जाए। खाली जगहों पर वृक्षारोपण करके भी हम पर्यावरण निम्नीकरण को कम कर सकते हैं। इसके बाद है अगला पाठ, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। परिवहन, संचार व व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। इसमें से 5 नंबर के प्रश्न आना है, तो ये भी महत्वपूर्ण पाठ है। परिवहन, संचार व व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। प्रश्न है परिवहन के साधनों को वर्गीकृत कीजिए। तो स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। स्थल परिवहन में सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। सड़क परिवहन, भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक सड़क जाल वाला देश है। भारत में विश्व में उत्तरी अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर सड़कें भारत में हैं। सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। ये प्रश्न आता है कि रेल परिवहन की तुलना में सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए 3 पॉइंट लिख सकते हैं कि रेल लाइन की अपेक्षा सड़कों की निर्माण लागत कम है। दूसरा, यह घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है। तीसरा है कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम
वस्तुओं के परिवहन में सड़क परिवहन सबसे सस्ता है। तो कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क परिवहन सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। तो ये सड़क परिवहन का महत्व लिखा जा सकता है। भारत में मुख्य रूप से 6 प्रकार की सड़कें हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, यह 6 लाइन चौड़ी सड़क है। स्वर्ण चतुर्भुज क्या है? यह 6 लाइन चौड़ी सड़क है जो 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ता है। इसमें 2 गलियारे हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, एवं पूर्व पश्चिम गलियारा जो असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर को जोड़ता है। तो स्वर्ण चतुर्भुज क्या है? यह 6 लाइन चौड़ी सड़क जो महाराजमार्ग है, 4 महानगरों को जोड़ने वाली 6 लाइन चौड़ी सड़क है। फिर है राष्ट्रीय राजमार्ग, देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। यह प्राथमिक सड़क तंत्र है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, यह देश के सभी दूरस्थ इलाकों को जोड़ते हैं और प्राथमिक सड़क तंत्र है। राज्य राजमार्ग, राज्यों की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ते हैं। फिर है जिला मार्ग, यह सड़कें जिले में विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों जैसे तहसील वगैरह को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। अन्य सड़कें जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांवों को शहरों से जोड़ती हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत बनाई जाती हैं। फिर है सीमांत सड़कें, भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व उनकी देखरेख करता है। यह संगठन 1960 में बनाया गया, जिसका कार्य दुर्गम क्षेत्रों में और सामरिक महत्व मतलब युद्ध के महत्व की सड़कों का निर्माण करना था। तो सीमांत सड़क संगठन क्या है? जो 1960 में बनाया गया और इसका मुख्य उद्देश्य दुर्गम क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों में और युद्ध के महत्व की सड़कों का निर्माण करना इसका उद्देश्य था। अटल टनल, विश्व की सबसे लंबी सड़क मार्ग सुरंग अटल टनल है, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। इसका निर्माण सीमांत सड़क संगठन द्वारा किया गया। यह हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला में बनाई गई है। ये प्रश्न, इसमें से 3 प्रश्न बन सकते हैं कि विश्व की सबसे लंबी सड़क मार्ग सुरंग कौन सी है? तो वह अटल टनल है। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो सीमांत सड़क संगठन द्वारा किया गया। यह किस पर्वत श्रृंखला पर बनाई गई है? तो हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला पर बनाई गई है। इसके बाद आता है रेल परिवहन। भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। सार्वजनिक मतलब सरकारी, ये पहले भी बता चुके हैं कि सार्वजनिक मतलब सरकारी। तो भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई और ठाणे के मध्य चलाई गई थी, जो 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। तो इसको याद रखने के लिए देखो, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953 में। और भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 1853 में। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। भारतीय रेल परिवहन को 17 रेल प्रखंडों में संकलित किया गया है। जो 17 रेलवे जोन है, उसमें रेल परिवहन को बांटा गया है। उत्तरी मैदान में रेल परिवहन के अधिक विकास का कारण समतल भूमि,
सघन जनसंख्या घनत्व, संपन्न कृषि व प्रचुर प्राकृतिक संसाधन है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तरी मैदान में रेल परिवहन के अधिक विकास का कारण क्या है? तो इसका कारण है समतल भूमि, सघन जनसंख्या घनत्व, संपन्न कृषि व प्रचुर प्राकृतिक संसाधन। इसके बाद आता है पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, लेकिन इसको चलाने की लागत न्यूनतम है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन सा है? तो सबसे सस्ता परिवहन का साधन है जल परिवहन, लेकिन कम दूरी, कम व्यक्तियों और कम सामान को ले जाने के लिए सबसे सस्ता सड़क परिवहन। और ऐसा परिवहन का साधन जिसमें प्रारंभिक लागत अधिक होती है लेकिन बाद में उसकी लागत न्यूनतम होती है, तो वह है पाइपलाइन परिवहन। क्योंकि पाइपलाइन बिछाने में एक बार ही लागत लगती है, उसके बाद उसमें खर्च न्यूनतम आता है। पाइपलाइन परिवहन वाहनांतर देरी तथा हानियों को बचाता है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि ऐसा परिवहन का साधन कौन सा है जो वाहनांतर देरी और हानियों को बचाता है? तो वह है पाइपलाइन परिवहन। क्योंकि पाइपलाइन एक बार बिछा दी गई फिर उसमें कोई भी खर्च नहीं होता। अगर हम टैंकर के द्वारा कोई माल पहुंचाते हैं तो वह एक बार जाएगा भर के, फिर खाली आएगा, फिर भरने और खाली होने में भी टाइम लगेगा, तो ये सब देरियां उससे बचती हैं। पाइपलाइन में एक बार सीधे सामान माल भेजा जा सकता है। और HBJ हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आदि राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती। यह प्रश्न पूछा जाता है वस्तुनिष्ठ में, तो महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती। और भारत में सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है HBJ हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। इसके बाद आता है जल परिवहन। तो परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? जल परिवहन। भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जल मार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। अंतःस्थलीय मतलब जो स्थल के अंदर है, अर्थात नदियों में, क्योंकि बाकी अधिकतर जल मार्ग समुद्र में ही होते हैं और जो समुद्र के अलावा है वो अंतःस्थलीय कहलाता है। सबसे लंबा अंतःस्थलीय जल मार्ग हल्दिया में इलाहाबाद के मध्य 1620 किलोमीटर लंबा गंगा जल मार्ग है। सबसे लंबा अंतःस्थलीय जल मार्ग हल्दिया से इलाहाबाद के मध्य 1620 किलोमीटर लंबा मार्ग है। भारत में 95% व्यापार समुद्री मार्ग द्वारा होता है, समुद्रों द्वारा होता है। भारत की समुद्री सीमा 7516.6 किलोमीटर है, जिसमें 12 प्रमुख तथा 200 मध्य व छोटे पत्तन हैं। पत्तन मतलब बंदरगाह। बंदरगाह और पत्तन में क्या अंतर है? बंदरगाह जहाजों के रुकने का स्थान होता है, जबकि पत्तन मालवाहक जहाजों के माल उतारने और चढ़ाने का स्थान होता है। कांडला पत्तन। प्रश्न पूछा जाता है कि कांडला पत्तन का नाम क्या है? इसको दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। या कांडला पत्तन की 3 विशेषताएं लिखिए। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विकसित किया गया सबसे पहला पत्तन कांडला पत्तन है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश में सबसे पहले जो विकसित किया गया पत्तन है वह कांडला पत्तन है। इसे दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा है, यह एक ज्वारीय पत्तन है। फिर है मुंबई पत्तन। यह सबसे बड़ा पत्तन है।
देश का सबसे बड़ा पत्तन मुंबई पत्तन है। मारमागाओ पत्तन में देश का सबसे ज्यादा 50% लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस पत्तन से सर्वाधिक लौह अयस्क का निर्यात होता है, तो वह है मारमागाओ पत्तन। 50% लौह अयस्क का निर्यात मारमागाओ पत्तन से किया जाता है। चेन्नई देश का सबसे प्राचीनतम प्राकृतिक पत्तन है। प्राकृतिक अर्थात प्रकृति द्वारा बनाया गया यह सबसे प्राचीन पत्तन है। विशाखापट्टनम सबसे गहरा तथा सुरक्षित पत्तन है। कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदीय पत्तन है। यह एक ज्वारीय पत्तन है। कोलकाता अंतःस्थलीय नदीय पत्तन है और यह एक ज्वारीय पत्तन भी है। फिर है वायु परिवहन। सबसे तीव्रतम, आरामदायक व प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है वायु परिवहन। सबसे सुविधाजनक, आरामदायक व प्रतिष्ठित परिवहन का साधन कौन सा है, तो वायु परिवहन। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1953 में। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी, 1853 में। इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। प्रश्न पूछा जाता है पवन हंस क्या है, तो पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सेवा है जिसे तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। यह उत्तर पूर्वी राज्यों और पहाड़ी इलाकों में अपनी सेवाएं प्रदान करता है। पवन हंस क्या है, यह एक हेलीकॉप्टर सेवा है। इसके बाद आता है संचार सेवाएं। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व में सबसे बड़ा है। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व में सबसे बड़ा है। भारत में 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं जिन्हें राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल तथा दस्तावेज चैनल के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न शायद पिछले साल पूछा गया था